न्यूज़। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं उन किन शब्दों में वर्णन करूं या किन शब्दों में कहूं। ऐसे मान लीजिए पूर्व सीओ सी जगदीश सिंह पाटनी, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करते रहे, क्षेत्राधिकारी के पद पर रहे, और साथ में ही जो अभिनेत्री श्री दिशा पाटनी, मिस दिशा पाटनी जी, जो कि देश विदेश में उनका नाम है, MS धोनी से बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई और बहुत सारी मूवीज़ में अच्छे मेन लीड में काम कर रही हैं, जो कि देश विदेश में उनका नाम जाना जाता है। गांव में जब MS धोनी रिलीज़ हुई थी तो गांव गांव में एक ही नाम था, श्री दिशा पाटनी की मूवी बरेली की सीओ साहब की बेटी। तो आज हमारा सौभाग्य कह लो या कुछ कह लो, जो सर से मुलाकात हो रही है और सर हमारे चैनल पर इंटरव्यू के लिए बैठे हैं। सर आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर हमारा तो सौभाग्य है कि आपसे मुलाकात करना, आप हमारे चैनल पे आना। सर मैं कुछ आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, कि सर आपने पुलिस डिपार्टमेंट जब ज्वाइन किया था तो आपने काम तो बहुत सारे अच्छे किए, कभी किसी निर्दोष को जेल नहीं जाने दिया, हमेशा गरीब की मदद की। कभी थाने में कभी कोई गरीब जाता था या आपके पास जब आप पद पर रहे तो सबसे पहले जब कोई आता था आपके पास तो सबसे पहले आप उसे पानी और चाय पिलवाते थे। उसके बाद में जब वो एकदम कूल हो जाता था तब उससे उसकी सारी समस्या पूछते थे। तो सर उस टाइम आपको जब गरीब आदमी की आप मदद करते थे तो उस टाइम आपको कैसा महसूस होता था? थैंक यू। मुझे जैसा भी आपने कहा कि जब आप किसी की भी मदद करते हैं, चाहे वो गरीब हो या कोई असहाय हो, यदि आप उसकी मदद करते हैं तो निश्चित तौर पर दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। शायद उसी खुशी को पाने के लिए हर आदमी बेकरार रहता है, बहुत कम लोगों को वो खुशी नसीब हो पाती है। जहाँ तक आपने कहा था कि आपने जब भी आपसे कोई मिलने आता था, निश्चित तौर पे पुलिस एक ऐसी शख्सियत है और पुलिस का रोल भी बहुत अहम है। उसी रोल में जो परेशान लोग होते हैं, पीड़ित लोग होते हैं, पहले वो नीचे दरोगा या इंस्पेक्टरों से मुलाकात करते हैं। जब उनकी कोई नहीं सुनता है तब वो CO के पास आते हैं। तो निश्चित तौर पर जब हमारे पास आएगा तो हम पहले से ये समझ जाते हैं कि ये इसकी बात अभी तक सुनी नहीं गई है, तो निश्चित तौर पर उसको बहुत इत्मीनान से उसकी बातें सुनते हैं। और यदि उसकी बातों में हमें लगता है सच्चाई है तो फिर हम पूरे खुल के उसकी मदद करते हैं। जी, जब सर कोई गरीब व्यक्ति थाने होकर के आपके पास आते थे तो आप सीधा जो इंस्पेक्टर होता था थाने का, आप सीधा उनको फ़ोन करते थे। तो आपका मैंने सुना है आपके बारे में कि आप उनसे पूछते थे कि इनकी समस्या का निस्तारण आपके द्वारा नहीं किया गया, इसलिए ये लोग हमारे पास किराया भाड़ा फूंक के हमारे पास आए हैं। तो ऐसा आप उनको कैसे टाइट करते थे, क्या पूछते थे जो आपके पास फिर गरीब आदमी दोबारा नहीं पहुंच पाता था, उसकी थाने में ही समस्या का समाधान हो जाता था जिस भी क्षेत्र में आप रहे थे? हाँ बिल्कुल, आपका प्रश्न सही है। जब भी वो आदमी आता था तो निश्चित तौर पर जब वो अपनी बात बताता था, चूँकि जब आप कहीं ऑफिस में बैठे हैं, आप अगर किसी का एक पक्षी बात सुनेंगे, कभी कभी आदमी चूँकि निसहाय भी है, गरीब भी है और पीड़ित भी है, लेकिन कभी कभी निस्वार्थ कई चीज़ों को वो अपने सामने रख देता है। तो निश्चित तौर पर हम लोगों को दूसरा पक्ष भी सुनना चाहिए। यदि आप दूसरा पक्ष नहीं सुनेंगे तो कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। वकील होते हैं ना, जज साहब इसीलिए बैठे रहते हैं कि एक सरकारी वकील की भी सुनेंगे और एक जो वकील है उसकी भी सुनेंगे। जहाँ पर फिर आपको लगता है कि अगर हमारा विभाग कहीं कमज़ोर है या हमारे विभाग ने कोई गलती करी तो अपने विभाग को टाइट करेंगे, नहीं भाई ये करके बताइए आप हमको। और अगर वो गलत है कि वो खाली विभाग की कंप्लेंट कर रहा है तो उसको टाइट करेंगे ताकि वो दोबारा फिर इस तरह की कंप्लेंट लेके नहीं आएगा। जी जी सर, जब आप रिटायर होने के लिए थे तो काफ़ी लोग आपसे लगातार मिलने आते रहे। फिर रिटायरमेंट के लिए आपका बहुत ज़्यादा सम्मान किया गया, हर ज़िले में बुला करके DIG ने, ADG साहब ने, हर जगह आपको बुला के सम्मान किया गया बाकायदा, बहुत अच्छे ढंग से। तो उस पर आप क्या क्या टिप्पणी करना चाहते हो उस समय की बात को? जब मैं रिटायरमेंट हुआ तो एक्चुअली मैं उस समय विजिलेंस में था और कोविड का बहुत बड़ा दौर चल रहा था। और चूँकि पहले तो ये कहा था कि अभी आपको रिटायरमेंट नहीं करेंगे, लेकिन अंतिम मौके पर फिर मेरी भी इच्छा थी कि चूँकि समय पूरा होने के बाद फिर रिटायरमेंट ही अच्छा लगता है। तो उसके बाद फिर जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब सारे डिस्ट्रिक्टों में, जहाँ जहाँ लगभग 75 ज़िलों में
मेरे रिटायरमेंट का प्रसारण किया गया। जी। जो भी डीजी साहब ने आधा 1 घंटा भाषण दिया, श्री कमल सक्सेना साहब, और मेरे द्वारा भी बोला गया, तो वो लगभग 1 डेढ़ 2 घंटे का जो रिटायरमेंट का प्रोग्राम चला, वो ऑनलाइन जिसे आप कह सकते हैं वो प्रोग्राम चला, और 75 जिलों ने मेरा रिटायरमेंट देखा। और उसके बाद फिर मैं जनपद बरेली में, चूँकि लास्ट में मैं बरेली में मैं रहा था, तो चूँकि फॉर्मेलिटी बरेली को भी करनी थी, तो जनपद बरेली के एसएसपी श्री शैलेश कुमार पांडे जी थे, उनके द्वारा भी पुलिस लाइन में मेरा रिटायरमेंट किया गया। जी। सर, मैं अब पर्सनल बात कुछ पूछना चाहता हूँ कि आप तो पहली बात बहुत धन्य ऐसे एक पिता हैं जो आपने ऐसी एक बेटी को जन्म दिया है। बहुत ऐसे सौभाग्यशाली पिता होते हैं जिनको ऐसी बेटियां नसीब होती हैं, वरना हाँ किसको बहुत ही किस्मत वाला व्यक्ति होता है जो उसके घर बेटी जन्मी होती है। और आप तो ऐसे एक बहुत सौभाग्यशाली पिता हैं जो दिशा पाटनी जैसी बेटी को आपने जन्म दिया है। तो बेटी के बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए कि बेटी कैसे, किस स्कूल में पढ़ी, कैसे बड़ी हुई, कौन से कॉलेज में जाना हुआ, और कैसे, मतलब कुछ थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा जहाँ तक मेरी मेमोरी मुझे याद है। देखिए, बच्चा लड़की हो या लड़का हो, ये सब सौभाग्य से ही पैदा होते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास 2 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है। और आपको बता दूँ कि मेरी बड़ी बेटी जो है वो भी देश सेवा में है, वो भी आर्मी में मेजर है। आर्मी में थोड़ा नाम बता दीजिए। खुशबू पाटनी है उसका नाम। जी। और इस समय गोवा में वो उसकी पोस्टिंग है। जी। तो वो आर्मी में मेजर है, बड़ी बेटी। और दूसरी बेटी दिशा पाटनी है। उसकी स्कूलिंग तो बहुत छोटे से, यहाँ पे गिरीश प्रसाद स्कूल है बरेली में, यहाँ से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद फिर BBL स्कूल में। जी। और बड़ी नसीब की बात है कि दोनों बेटियाँ कॉलेज की हेड गर्ल रही। जी। और हेड गर्ल बड़ी बेटी 3 साल बड़ी है, उसके बाद फिर छोटी बेटी दिशा भी रही। और जब फिर दिशा ने यहाँ से स्कूलिंग कर ली, इंटर कर लिया, तो उसके बाद उसे बायोटेक करना था। तो बायोटेक के लिए मैंने उसका एडमिशन लखनऊ में MIT यूनिवर्सिटी में दिलवाया। और उसी दौरान MIT यूनिवर्सिटी में कॉलेज को फेयरवेल पार्टी थी, तो कुछ प्रोग्राम था डांस का या कोई शो का, तो उसके द्वारा जो भी वहाँ पे अपनी प्रस्तुति की होगी उस पर उसके कॉलेज ने बड़ा अप्रिशिएट किया। और वो किस्मत की बहुत धनी है। उसी दौरान किसी मॉडल की भी तलाश लखनऊ में चल रही थी। पेंटालून कोई मॉडल की ज़रूरत थी, तो दिशा ने भी उसमें भाग लिया, तो इत्तेफाक से उसका सिलेक्शन हो गया। फिर वो जोन चली गई, जोन से फिर स्टेट चली गई, स्टेट से फिर वो नेशनल में उसका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद फिर उसे मुंबई जाना पड़ा। मुंबई में कई बार उसे आना जाना पड़ा, चूँकि मैं पुलिस सेवा में कार्यरत था। मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं कर पाया कि जाने आने में, कभी छुट्टी की समस्या थी, कभी कुछ था। लेकिन उसकी जो बड़ी सिस्टर थी वो आर्मी में उस समय कैप्टन थी, तो उसका भी बड़ा सपोर्ट रहता था उसको ले जाने और छोड़ने में। और चूँकि दिशा बहुत साई नेचर की थी, बहुत शर्मीली थी, हमें लगता नहीं था कि वो इतनी जल्दी किसी इस फिल्म जगत में अपने को स्टैंड कर पाएगी। लेकिन समय के साथ उसने ऐसी करवट ली कि जो हमें नहीं लगता था कि वो इस फील्ड में कुछ कर पाएगी, लेकिन आज उसके सितारे बुलंदियों पर हैं। ये सब पब्लिक का, आप लोगों का आशीर्वाद है, अनुराग है, जो आज इतनी ऊंचाई को छू रही है। बेटी का बरेली जब आना होता है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती होगी, तो कैसे छुआ है, तो ऐसा क्यों? नहीं, एक बार जब शुरू में आई थी, MS धोनी बनाई थी, तो सबको पता चला था। ऐसा नहीं है कि मीडिया वालों को खबर नहीं लगती, क्योंकि मीडिया से तो मेरा वैसे भी बहुत गहरा रिश्ता है। मीडिया को भी बताया जाता है, क्योंकि वो यहीं की पढ़ी लिखी है और उसको यहाँ इतनी पब्लिक उसकी चाहती है कि कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो आई थी और बीच में 2-3 दिन रुकी भी थी, फिर उसे अचानक जाना भी पड़ा था। वो 1 हफ्ते के लिए आई थी, लेकिन रुक नहीं पाई और उसे किसी शूटिंग में जाना था, वो चली गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब आती है तो मिलती भी है लोगों से ही है, लेकिन यह है अत्यधिक, आपको पता है कि अत्यधिक हर चीज़ वो होता है, उतना ही वो समय दे पाती है। अभी बीच में भी 1-2 बार कोरोना के टाइम काल में आई थी, जब उसकी माँ को कोविड हो गया था, भाई को कोविड हो गया था। उस समय पता तो हम लोगों ने बताया नहीं, चूँकि उस समय ऐसा कुछ था नहीं कि जो लोग आपके घर में मिलने आए, चूँकि हर लोग अपना जान सबको प्यारी थी, लेकिन वो अपनी माँ और भाई को देखने आई थी। 1 दिन के लिए आई थी और फिर चली गई थी। जो सर बेटा है आपका, बहुत छोटा है अभी, तो सर आपको क्या लगता है कि बेटा स्टडी करने के बाद एक्टर ही बनेगा या किसी और लाइन में? अभी ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते हैं बेटे के बारे में, जबकि वो फैशन डिजाइनिंग का ही कोर्स कर रहा है, कि हो सकता है वो इस लाइन में जाए, हो सकता है ना जाए। ये तो देखिए, चाहने से ये सब चीज़ें फील्ड हासिल नहीं होते हैं।
एक मैं इसी दौरान आप चैनल में मेरे बात करते करते मैं आपको एक छोटा सा एक शेर कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। यूं ही एक छोटा सा एक शेर आपको बताना चाहता हूँ। जी यूं ही नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाखा को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होता है कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। यानी कि अगर आपको जिस फील्ड में जाना है या जो आपकी लगन है वो तो खुद आपको जगाना पड़ेगा। तो अब ये तो बेटा बताएगा कि अगर हम ये कहें कि अगर उसकी दीदी अगर एक्ट्रेस हो गई है तो वो भी एक्ट्रेस हो जाएगा, तो ये आज के समय में संभव नहीं। ये तो फिल्म जगत में नहीं तो बहुत सारे कलाकार वहाँ पर ऐसे हैं, भाई है तो कोई फ्लॉप है तो कोई टॉप में है। ये तो खुद उसको अपना अगर ये लाइन चुननी है तो वो चुनेगा। जी सर, लोग आपके बारे में कहते हैं, मैं मार्केट में जब घूमता हूँ, जब भी कभी आपकी बात होती है बरेली में, प्रतिष्ठित लोगों में आपकी बात सबसे ज़्यादा होती है कि बड़ी बेटी मेजर कैप्टन, उसके बाद में छोटी बेटी एक बहुत ही मशहूर अभिनेत्री देश विदेश में जिनको लोग नाम से जानते, अच्छे से जानते हैं। उसके बाद में आप खुद एक सीईओ के पद पर रहे हैं और काफ़ी आपका वर्चस्व है। लेकिन लोग जब बात करते हैं कि आप जब भी लोगों से मिलते हो तो एकदम किसी प्रकार का, जैसे लोग कहते नहीं कि घमंड, वो आप में 1% भी नहीं है। तो सर ऐसा अगर किसी के घर में ऐसा कुछ होता है तो उनको तो बहुत सारा घमंड आ जाता है, लेकिन आप में 1% का भी घमंड नहीं, लोगों से आम जन जैसे आम लोग रहते हैं सेम वैसी साधारण मतलब जीवन यापन करना। तो सर ऐसा क्यों नहीं लगा आपको कि आपको भी घमंड आना चाहिए? दरअसल हम लोग भी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। जी निश्चित तौर पर सब अपना अपना भाग्य है। मैं क्षेत्राधिकारी भी रहा हूँ, बच्चे मेरे इतने आगे निकल चुके हैं, लेकिन घमंड किस बात का? ठीक है भाई, आज उनका नसीब है, वो चले गए, मेरा नसीब था मैं यहाँ बन गया। ईश्वर ने हमें सब कुछ दे रखा है, 2 जून रोटी उपलब्ध कराई है, रहने को दे रखा है, फिर घमंड का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता। क्योंकि मेरे अंदर एक इंसानियत है, एक सोशल वर्कर हूँ, सामाजिक प्राणी हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इस तरह अपने को अलग रख लूँगा कि नहीं साहब मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, आपसे नहीं मिलता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इंटरनली मैं खुश नहीं हो पाऊँगा। मेंटली और इंटरनली मैं खुश नहीं हो पाता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे लोगों के बीच में जाना चाहिए, और बहुत अच्छे कपड़े पहनने से या बहुत अच्छी गाड़ियों में घूमने से किसी आदमी की पहचान नहीं की जा सकती है। अगर पहचान करनी है तो उसको गिरेबान झांकना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि ठीक है, वो लोग अपने पदों पे हैं, बहुत बड़े बड़े अभिनेता हैं, नेता हैं, जो ज़मीनी हकीकत से बड़े बड़े अभिनेता हैं, नेता हैं, जो ज़मीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं। आप यूँ कहिए कि मैं ज़मीनी हकीकत से जुड़ा हूँ, एक किसान घर में पैदा हुआ हूँ, मैं उत्तराखंड टनकपुर का रहने वाला हूँ, और मैंने हर मोड़ देखा है। अगर मुझे आज तक ये मिल गया तो, लेकिन मेरा बचपन, मेरे दोस्त सब वही हैं। तो इसलिए मेरे दिमाग में ये बात आई है कि मैं अपने को इसी स्तर पर बनाए रखूं। उसके बाद में सर ये तो सारा सब कुछ हो गया, उसके बाद में आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने, प्रदेश के जो लेवल पर बैठे पद पर बैठे हैं, राष्ट्रीय लेवल पे, उन लोगों ने आपको ज्वाइन करवाई भारतीय जनता पार्टी। तो सर आप, बहुत सारी पार्टी थी, कांग्रेस थी, समाजवादी थी, बसपा थी, और भी अन्य दल हैं, उनको ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों ज्वाइन किया आपने? भारतीय जनता पार्टी का एक अनुसांगिक संगठन है ये भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ है। इसमें जितने भी श्रमिकों की समस्याएं हैं या गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की हो या अन्य की गवर्नमेंट हो, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीमें आती हैं उनको धरातल पे सही ढंग से नहीं उतारा जाता है। सिर्फ जैसे गवर्नमेंट के पास जो पैसा है, खजाना है, वो बहुत सी चीज़ें पब्लिक के लिए, समाज के लिए करती है, लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलता है कि क्या स्कीम है, गवर्नमेंट हमको कब पेंशन दे रही है, वृद्धा आश्रम है, वृद्धा पेंशन है, कन्याओं का है, कन्या विवाह है, कन्याओं की शिक्षा है। अगर आप जानेंगे तो बहुत से अनपढ़ लोग हैं, उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। तो मेरा ये लगा कि ये जो हमारा माध्यम है, इस पर हम थोड़ा वर्क करेंगे, और जो भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उनको जन जन तक पहुंचाएंगे, उसे धरातल पर उतारेंगे, तो निश्चित तौर पर यदि किसी का भला होगा तो हमें बहुत शांति मिलेगी। इसीलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन करी।
आप देख सकते हैं कि माननीय श्री जगदीश पाटनी जी आज हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने पूरा अपने जीवन के बारे में, बेटी के बारे में, बेटे के बारे में और अपने जीवन के बारे में पूरे विस्तृत जानकारी दी। और सर अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली मानते हैं कि सर जनता से जुड़े हुए हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े श्रमिक लोगों की मदद कर सके। अभी भी सर में उमंग है कि मैं गरीबों की मदद कर सकूं, इसीलिए भारतीय जनता का जो अनुषांगिक संगठन है भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ को उन्होंने ज्वाइन किया कि अभी भी गरीबों की मदद करें। वैसे सर गरीबों के लिए काफ़ी अब तक बहुत कुछ कर चुके हैं, ज़िले में नहीं कई ज़िलों में जाकर गरीब लोगों को वो खाली हाथ वापस नहीं जाता है, उसको जो मदद होती है सर उसकी वो मदद करते हैं पूर्ण तरीके से। और सर ने वचन प्रबद्ध हो गए हैं कि हम जब तक जिएंगे तब तक गरीबों की मदद करते रहेंगे। आप देख रहे थे प्रमोद आर्य के साथ पब्लिक लाइव न्यूज़।